हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 अपवाद तंत्र। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अपवाद द्रोणी ये सब होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक नदी है और इसके अंदर कई सी सहायक नदी आके जुड़ रहेंगी। तो इस प्रकार ये जो है एक जल प्रवाह का निर्माण करती है। तो इस व्यवस्था को ही हम कहते हैं अपवाह। और अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि अपवाद द्रोणी क्या है, तो ये भी बिल्कुल सिस्टम है, बिल्कुल सेम है कि इन नदियों के द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र हो रहा है, तो इस अपवाहित क्षेत्र को ही हम अपवाद द्रोणी कहते हैं। मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को कहते हैं अपवाह। ठीक है। और अपवाद द्रोणी एक नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को हम अपवाद द्रोणी कहते हैं। अगला है बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। अब हम समझेंगे अपवाद तंत्र के कुछ प्रतिरूपों को। तो इसमें पहला पे आएगा जालीनुमा अपवाद तंत्र। जालीनुमा प्रतिरूप। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है दो नदियां अगर एक दूसरे के समांतर बहती है और इसकी सहायक नदी इसके बीच में से समद्विभाजित करती है समकोण पर, यानी 90 डिग्री पर, तो इस प्रकार बने प्रतिरूप को हम जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। आप यहाँ पर भी डायग्राम में देख सकते हैं। दूसरा आता है हमारा अरीय प्रतिरूप। तो अरीय प्रतिरूप में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई पहाड़ है और यहाँ से बहुत सी नदियाँ निकलती हैंगी, तो वो जो है कई धाराओं में जो है बहने लगती हैगी। तो इस प्रकार बने प्रतिरूप को हम अरीय प्रतिरूप कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाद आता है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप को आप जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली दो नदियाँ सोन नदी और नर्मदा नदी के उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जो सोन नदी है वो गंगा नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। तो अगला प्रतिरूप है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। तो अभिकेंद्रीय प्रतिरूप में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रतिरूप होता है जिसमें सारी नदियाँ जो है अलग अलग दिशाओं से आकर एक गर्त में जाके मिलती हैंगी, एक गर्त में जाके गिरती हैंगी। तो इस प्रकार बने प्रतिरूप को हम अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी नदियाँ आ रही हैंगी और एक जगह विसर्जित हो जा रही हैंगी। अगला प्रतिरूप है वृक्षाकार प्रतिरूप। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसकी ये जो प्रतिरूप होगा वो वृक्ष के आकार का होगा। इस प्रतिरूप को हम उत्तरी मैदान में देख सकते हैं कि गंगा नदी और उसकी कई सहायक नदियाँ मिलती हैंगी, तो वो एक वृक्ष के आकार का शाखा जैसी बना लेती हैंगी। इसके आगे अगर हम पूरे अपवाद तंत्र को, भारतीय अपवाद तंत्र को समझने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए हमें इसे कई कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले भारतीय अपवाद तंत्रों का वर्गीकरण हम समझेंगे। तो इसमें पहला आएगा समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर। जल विसर्जन के आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ 23% हैंगी, जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और भी कई नदियाँ आती हैंगी। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ ज़्यादा हैंगी, इसका 77% हैगा। इसमें गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी, महानदी, ऐसी बहुत सी नदियाँ आएंगी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैगी। अगला आएगा उद्गम क्षेत्र के आधार पर कि यहाँ की इन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, किस स्थान से होता है, इसके आधार पर भी हम भारतीय अपवाद तंत्रों को समझ सकते हैं। तो इसमें आएगा दो प्रकार का। पहला आएगा हिमालय क्षेत्र की नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ। तो हिमालय क्षेत्र की नदियाँ मतलब जहाँ से जो भी नदी हिमालय से निकलती हैंगी उन्हें हिमालय क्षेत्र की नदियाँ कहते हैं, और जो भी नदियाँ प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती हैं उन्हें प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ कहते हैं। तो हिमालयी क्षेत्र की नदियों में आते हैं गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, और इन्हें नवीन अपवाद तंत्र कहते हैं क्योंकि ये जो है हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैंगी ये नदियाँ, और इनमें जो है सदा ही 12 महीने पानी रहता है, इसलिए इन्हें नवीन अपवाद तंत्र कहते हैं। दूसरा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दक्षिण की गंगा आ जाती हैंगी, और इन नदियों को प्राचीन अपवाद तंत्र के नदियाँ भी कहते हैं। अगला आएगा जल संभर क्षेत्र के आधार पर। तो जल संभर क्षेत्र के आधार पर इसे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आएगा प्रमुख नदी द्रोणी, फिर दूसरा आएगा मध्यम द्रोणी और तीसरा आएगा लघु नदी द्रोणी। तो प्रमुख नदी द्रोणी
इनका जो अपवाद क्षेत्र होता है वो 20,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक होता है। इसमें 14 नदियाँ शामिल आएंगी, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा ये नदियाँ आएंगी। और मध्यम द्रोणी में इनका अपवाद क्षेत्र जो होता है वो 2,000 से 20,000 किलोमीटर से भी किलोमीटर स्क्वायर से भी अधिक होता है। इतने 2,000 से 20,000 किलोमीटर स्क्वायर तक होता है। इनमें 44 नदियाँ शामिल हैं, जिसमें कालिंदी, जिसे जो है यमुना नदी कहते हैं, कालिंदी को यमुना नदी कहते हैं, मेघना, पेरियार ये नदियाँ आएंगी। और तीसरा आएगा लघु नदी द्रोणी। इनका जो अपवाद क्षेत्र है वो 2,000 किलोमीटर स्क्वायर से भी कम होता है। इसमें जो नदियाँ शामिल होती हैंगी वो केवल वर्षा ऋतु पर निर्भर होती हैंगी। इतना समझने के बाद अब हम कुछ नदियों के समझेंगे कि जो अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, हिमालय क्षेत्र की नदियाँ और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ। तो हिमालय क्षेत्र की नदियाँ में हम गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र इन सभी का अध्ययन करेंगे, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियों में हम नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन सब का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आएगा सिंधु नदी, जो कि एक हिमालय क्षेत्र की नदियाँ हैं। तो सिंधु नदी के बारे में कुछ बातें हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता आएंगी। तो ये इंडो ब्रह्मा का भाग हैगा, ठीक है। इंडो ब्रह्मा का भाग, इंडो ब्रह्मा से जो है 3 नदियाँ निकलती हैंगी, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये उनमें से एक हैगी। विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से ये एक हैगी। सिंधु नदी का जो अपवाह हैगा वो बहुत ही ज़्यादा अधिक हैगा। इसका क्षेत्रफल जो है 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल की बात करें तो ये तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचूस के निकट एक हिमनद से निकलती हैगी। तिब्बत में इसे सिंगी खंबाब या शेरमुख कहते हैंगे। यह भारत के केवल लेह से होके बहती हैगी। आप यहाँ पर देख सकते हैंगे, यहाँ पर ये यहाँ से मानसरोवर झील से निकलती हैगी हमारी सिंधु नदी, और ये केवल भारत के लेह ज़िले से ही होके जो है जाती हैगी। और ये सिर्फ भारत में इतना ही एरिया जो है कवर करती है। आगे लिखा हुआ हैगा, सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी हैगी। यहाँ पर आप इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ देख सकते हैंगे, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। तो इतनी सारी इसकी सहायक नदियाँ आएंगी, सभी जो है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ है। लेकिन जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो हैगी चेनाब नदी, क्योंकि सतलुज, व्यास ये सारी नदियाँ जो है चेनाब में आके मिलती हैंगी ये, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे चेनाब नदी को, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो इसका उद्गम स्थल जो है बारा राचा दर्रा हैगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में आएगा। और ये चेनाब नदी जो है 2 नदियों के मिलने से बनती हैंगी, एक चंद्र और भागा। तो इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता हैगा। हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, मैंने अभी आपको बता दिया। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद आते हैं इसकी अगली सहायक नदी, जिसका नाम है झीलम। झीलम नदी जो है वेरीनाग झील से निकलती हैगी, जो कि जम्मू कश्मीर में हैगी। और श्रीनगर जो है झीलम नदी के तट पर ही बसा हुआ हैगा। अगली सहायक नदी है रावी नदी। ये रोहतांग दर्रे से निकलती हैगी, और ये भी हिमाचल प्रदेश में हैगी। लाहौर जो है रावी नदी के तट पर हैगा। सतलुज नदी, ये राक्षस ताल से निकलती हैगी, और ये कि मानसरोवर झील के निकट ही है। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलुज नदी पे बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैगा कि भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पे बना हुआ है, तो ये जो है सतलुज नदी पे बना हुआ हैगा। अगला हैगा व्यास नदी। व्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती हैगी, ये जो कि हिमाचल प्रदेश में हैगी। पंजाब के हरीके क्षेत्र में सतलुज और व्यास का संगम होता है। वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैंगे। अगला आएगा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हमने सिंधु नदी तंत्र को समझ लिया, अब अगला आएगा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये भी जो है तिब्बत से निकलती हैगी, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैगी। इसे जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिए गए हैंगे, जैसे कि इसे तिब्बत में सांगपो नाम दिया गया हैगा। सांगपो नाम से इन्हें जाना जाता हैगा ब्रह्मपुत्र नदी को। जबकि अरुणाचल प्रदेश में जब ये नदी यू टर्न में प्रवेश करती हैगी, भारत में यू टर्न लेकर, तो इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग
से नाम से जाना जाता है, और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी नदी द्रोणी की बात करें, इसकी कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है, लेकिन जो भारत में इसकी लंबाई है वो 916 किलोमीटर ही है। अब हम इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। लेफ्ट साइड की एक सेकेंड, हाँ, तो कौन कौन सी नदियाँ आएंगी, कौन कौन सी सहायक नदियाँ आएंगी जो ब्रह्मपुत्र में राइट साइड से मिलती आएंगी, और कौन कौन सी सहायक नदियाँ लेफ्ट साइड से मिलती आएंगी। तो सबसे पहले नदी आएगी जो कि राइट साइड से मिलती आएगी, वो आएगी तीस्ता नदी और मानस नदी, ठीक है। और लेफ्ट साइड की बात करूँ तो दिहांग नदी और लोहित नदी और धनसिरी नदी। लोहित नदी को जो है खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जब भी ये हर साल जो है अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का कारण बनती हैगी। अब हमने सिंधु नदी तंत्र को समझ लिया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को समझ लिया। अब हमारा जो लास्ट हिमालयी नदियाँ है वो हैगी गंगा नदी। तो गंगा नदी को समझते हैंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सतोपत हिमानी से जो है अलकनंदा नदी निकलती हैगी। अलकनंदा नदी में धौली गंगा मिलती हैगी, पिंडार नदी मिलती हैगी, और ये जो है धौली नदी जो है ये अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में मिलती हैगी, और पिंडार नदी जो है अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती हैगी। ये याद रखने वाली बातें आएंगी। और यहीं से दूसरी नदी निकलती हैगी जो कि गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जिसे भागीरथी नदी कहते हैंगे। अब ये भागीरथी नदी जब अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती हैगी तो अब इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो देवप्रयाग में इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये देवप्रयाग से होते हुए फिर ये गंगा नदी यहाँ पर कहलाने लगती हैगी, और ये हरिद्वार बहुत ही जो है मेन जगह हैगी। यहाँ पर जो है गंगा नदी शुरुआत में पहाड़ी इलाकों से निकल रही होती हैगी, लेकिन जैसे ही हरिद्वार में पहुँचती हैगी तो ये मैदानी इलाके में आ जाती हैगी। और मैदानी इलाके में आने के बाद इसमें सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा आके मिलती हैगी, जो कि उत्तराखंड से निकलती हैगी, जो कि कन्नौज में जाके गंगा नदी से मिलती हैगी। इसके बाद अगर मैं यमुना नदी की बात करूं तो ये जो है यमुनोत्री से निकलती हैगी, और यमुना नदी गंगा की एक बहुत बड़ी सहायक नदी हैगी। इसके अंदर चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलती हैगी, और इसकी अन्य सहायक नदी हैगी बेतवा नदी। यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी, जो कि विंध्य से निकलती हैगी, ये भी मध्य प्रदेश में है। इसके बाद है कि केन नदी, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, ये कैमूर पहाड़ी से निकलती हैगी। ये तीन जो है यमुना नदी की सहायक नदी है, और ये तीनों जाके यमुना नदी में मिलती है, और ये पूरी यमुना नदी गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि चंबल बेतवा केन नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। और यमुना नदी गंगा नदी से देवप्रयाग में मिलती हैगी, जो कि यहाँ पर हैगा। उसके बाद आती है गोमती नदी। गोमती नदी जो है ये पहली ऐसी नदी है जो कि मैदानी भाग से निकलती हैगी, ये गाजीपुर में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद सोन नदी आती है जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद फिर ये नेपाल की कुछ नदियाँ आएंगी जो कि गंगा नदी में मिलती आएंगी। इसमें आएंगी काली और कर्णाली। काली नदी को जो है शारदा नाम से, और कर्णाली नदी को घाघरा नाम से जाना जाता है। जब ये दोनों नदियाँ मिलती आएंगी तो इन्हें जो है घाघरा नाम दिया जाता है, घाघरा नाम से जाना जाता है इन्हें। और ये जो है गंगा नदी में छपरा जिले में जाके मिल जाती हैगी। इसके बाद गंगा नदी की अन्य सहायक नदी गंडक और कोसी हैगी। आपको ये याद रखना है कि गंडक, कोसी, घाघरा ये सभी जो है नेपाल की नदियाँ आएंगी, ये सभी नेपाल की नदियाँ आएंगी। और फिर ये गंगा नदी जो है यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हो जाती हैगी। एक हुगली नदी और दूसरा पद्मा नदी। पद्मा नदी जो है बांग्लादेश में जाती हैगी। तो गंगा नदी दो भागों में डिवाइड हो जाती है कि एक पद्मा और दूसरी हुगली। पद्मा नदी जो है बांग्लादेश में जाती है, और हुगली नदी जो है पश्चिम बंगाल में जाती हैगी। और हुगली नदी की एक सहायक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी को जो है बंगाल का जो है पश्चिम बंगाल का शोक माना जाता है, क्योंकि इसके कारण हर साल यहाँ पर बाढ़ आती हैगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को समझेंगे, प्रायद्वीपीय नदियों को समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।